बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 11:30 को होने हैं गुलिस्तान न्यूज़ से आप बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रूफ और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके के हवाले से। एनकाउंटर की खबरें आ रही है, फोर्सेस ऑपरेशन वहां पे जारी है त्राल के मुजाफात में, और 2 जंगजू के जाँ बहक होने की खबर भी आ रही है। बताया जराये के मुताबिक नागबेरन बहक का इलाका है जहां पे फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया है, और वहां पे बताया जा रहा है कि जो पुलिस जराये के मुताबिक खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट्स वहां पे जो है जाँ बहक हुए हैं। तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था और वहीं पे आमना सामना हुआ मिलिटेंट्स और फोर्सेस का, और इस मौके पर तदफीन के बीच में एक दूसरे पे गोली चलाई गई, जिस दौरान पुलिस के मुताबिक 2 जो मिलिटेंट हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख कौसर से रब्ता कायम करने की, और उनसे जानना चाहेंगे अभी की सूरत हाल क्या कुछ है इलाके में। शेख कौसर से हम रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर जो है अभी भी वहाँ पे जारी है, तलाशी कार्रवाई अभी भी चल रही है। पुलिस ने तस्दीक की है 2 मिलिटेंट्स के जाँ बहक होने की, और वहाँ ये जंगल का इलाका है, और बताया जा रहा है कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को खबर मिली थी कि वहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। उसके बाद पूरी तरह जंगल इलाके को घेराव में लिया गया था, और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू हुई वहाँ पे गोलियों का तबादला हुआ है। शेख कौसर से हम कोशिश करेंगे रब्ता कायम करने की। तो कौसर, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल। तो कौसर, मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ तफसीलात है अभी आपके पास। जैसे पुलिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स वहां पे जाँ बहक हुए हैं, तो अभी क्या सूरत हाल है इलाके की? जी रूफ, आपको बता दूं कि सुबह सवेरे ट्वीट में आया था कि नागबेरन मार्कर में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसके बाद और एक ट्वीट पुलिस की तरफ से आया था कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आपको बता दूं कि त्राल से तकरीबन 1 दिन लगता है नागबेरन तक पैदल चलने में। वहां पे सुबह सवेरे एनकाउंटर हुआ था कल। बिल्कुल कौसर, आवाज आ रही है? गालिबन राबिता मुनक़ता हो चुका है कौसर के साथ, और बताया जा रहा है कि जिस तरह कौसर कह रहे थे कि ये जंगलात का इलाका है, और इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिलते ही फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया था, और फिर वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था। और अभी की बात करें, तलाशी कार्रवाई भी अभी भी जारी है, अगरचे पुलिस बयान के मुताबिक जो 2 मिलिटेंट्स वहां पे जाँ बहक हुए हैं अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कौसर से राब्ता हो चुका है। कौसर जी, बताइए क्या कुछ सूरत हाल अभी है वहां पे? जी बिल्कुल, ये जो यहाँ से तकरीबन त्राल से 1 दिन लगता है वहाँ पे नागबेरन तक ये पूरा जंगली इलाका है। वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि वहाँ पे इस टाइम क्या चल रहा है। लेकिन जराये से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है बड़े पैमाने पे, क्योंकि वहाँ पे पूरा इलाका जो है वो घना जंगली है, वहाँ पे भी जंगल है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि कितने मिलिटेंट अभी और हो सकते हैं। लेकिन सुबह सवेरे ट्वीट में बताया गया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। क्या इंटरनेट सर्विस को त्राल के इलाके में मुअत्तल रखा गया है, इस तरह की कोई खबर आ रही है? जी लोग, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये त्राल से बहुत दूर है। जैसे कि मतलब जो नागबेरन है वहाँ पे रास्ता नहीं है, बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है, जिसमें 1 दिन लगता है। तो ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए त्राल में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क चल रहा है, हर एक नेटवर्क, और त्राल में दुकानें भी खुली है। तो लेकिन ऊपर जो एनकाउंटर जारी है उसमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। चले, शुक्रिया कौसर। इस खबर पे आप नजर बनाए रखे, और भी आपसे मालूमात हासिल करेंगे। ये त्राल का इलाका है, त्राल का जंगलात का इलाका, जहां पे एनकाउंटर चल रहा है, और 2 मिलिटेंट्स के जाँ बहक होने की खबर आ रही है, और अभी भी तलाशी कार्रवाई जो है इस इलाके में जारी है। त्राल का ये जंगली इलाका है, काफी दूर जो है मेन मार्केट त्राल से काफी दूर बताया जा रहा है। मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी, और फिर वहां पे तलाशी कार्रवाई चलाई गई थी, और तलाशी कार्रवाई के बाद वहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इधर कुकरनाग से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सोफ कुकरनाग का इलाका है, वहां पे एनआई की रेड की खबर आ रही है कि एनआई ने एक जो पीएचई मुलाजिम है अब्दुल रशीद, उसके घर पे छापामार कार्रवाई की है। तफसीलात क्या कुछ है इस हवाले से हम कोशिश करेंगे अपने साथी पीर मुजफ्फर से रब्ता कायम
करने की और उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तफसीलात है वहाँ पे और एनआईए की कार्रवाई जो आए रोज अब यहाँ पे हो रही है। मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रहा है और इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये महकमे जल शक्ति यानी महकमे पीएचई में मुलाजिम है और आज सुबह उसके घर पे जो कुकरनाग जो है वहाँ पे सोफ इलाके में उनके घर पे एनआईए ने रेड किया है। पीर मुजफ्फर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। मुजफ्फर, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, जरा तफसील बताइए इस शख्स के बारे में जो बताया जाए अब्दुल रशीद जो महकमे जल शक्ति में मुलाजिम भी है, तो इनके खिलाफ क्यों ये कार्रवाई हुई, क्यों इनके घर पे छापा मारा गया? जी रूप मैं आपको बता दूं, चंद हफ्ते पहले अगर हम जो एनआईए की छापामार कार्रवाई है, सबसे पहले उन्होंने जनूबी कश्मीर के अच्छाबल कस्बे का उन्होंने मतलब सबसे पहले वहां पर रेड डाला और वहां पर 3 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। फिर कुछ वक्त के बाद आज अलग सुबह देर रात गए जो सोफ कुकरना का इलाका है, वहां पे एनआईए की टीम वहां पे पहुंची और वहां पे उन्होंने जो हमें जराया से पता चला है अब्दुल रशीद तेली नामी की घर पे छापामार कार्रवाई की और जो बताया जा रहा है कि पीएचई जल शक्ति महकमे में एक मुलाजिम के बतौर काम कर रहा है। अभी तक ये हमें इतला नहीं है कि क्या उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन इतना तो जो हमें अभी जरा से पता मिला है कि वहां पे जो तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई, इस दौरान वहां पे अभी तक कोई काबिल एतराजात मवाद हासिल नहीं हुआ और न साथ ही किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नहीं, जो कार्रवाई हुई है तो क्या रीजन है? क्या महकमे के हवाले से, कामकाज के हवाले से या कोई और मामला है जिसके हवाले से इनके घर पे कार्रवाई हुई है? बता दूं कि मसला यह है कि कहा जा रहा है कि जो इसका बेटा है वो पहले ही इस वक्त हिंदुस्तान के किसी जेल में बंद है और आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले जम्मू में एनआईए के दौरान वो जो कार्रवाई जिन्होंने कुछ गोला बारूद उन्होंने वहां पे पकड़ लिया था, यही बताया जा रहा है कि उसी पूछताछ के सिलसिले में आज एनआईए की टीम उसके घर पहुंची है और वहां पे उन्होंने जो तलाशी कार्रवाई की काफी देर तक वहां पे वो रहे। सुबह से लगभग घंटा 1.5 घंटा वहां पे उन्होंने गुजारा। बिल्कुल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हर जगह पर नजर आ रही थी। जो सोप की तरफ रास्ता था वो उसको बिल्कुल सील किया गया था। लोगों को शायद लगा कि यहाँ पे शायद कॉर्डन सर्च एंड ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एनआईए की जो यहाँ पे रेड लगाई गई है और बिल्कुल जो अब्दुल रशीद जो पीएचई डिपार्टमेंट एक मुलाजिम है उसके घर में ये तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई और अभी तक जो हमारे पास तफसीलात के मुताबिक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि जो जराया से भी ये पता चला है कि शायद जो इसका बेटा इस वक्त बाहर के जेल में बंद है, उसी सिलसिले में शायद जो एनआईए की टीम उसके घर पे उन्होंने छापामार कार्रवाई की। मुजफ्फर, शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने के लिए। सोफ कुकरनाग का इलाका, वहां पे अब्दुल रशीद तेली नामी जो एक मुलाजिम है जल शक्ति महकमे, उनके घर पे एनआईए ने छापामार कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि अब्दुल रशीद तेली का बेटा जो है वो किसी जेल में मुकीद है और इसी हवाले से कार्रवाई हो सकती है। तफसीलात का भी पूरी तरह इंतजार है। हमारे साथी जो आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे इस हवाले से। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा में देख रहे हैं और उर्दू खबरनामे में आप बात करेंगे एक बड़ी खबर की, महकमा सेहत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सिक्किम सोरा की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो हमारा एक असासा माना जा रहा है सिक्किम सोरा, यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है। मेडिकल सप्लाईज बुरी तरह मुतासिर हुई है इस अस्पताल की और जो डॉक्टर वहाँ के हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं। एसीजी मशीन जो वहाँ पे चल रही है उसमें भी पेपर की कमी बताई जा रही है कि वहाँ पे पेपर अवेलेबल नहीं है और वो भी किसी भी वक्त बंद हो सकती है। जो परचेजिंग कमेटी है उन्होंने सप्लाई देने से मना किया है और मरीजों का काफी ज्यादा बुरा हाल है और यह भी खबर आ रही है कि जो ड्रिप सेट वहां मरीजों को चाहिए वो भी बाहर से ही लाने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा अस्पताल है वादी का और इतने बड़े अस्पताल में ये सूरत हाल है, तो वहां के जो बीमार हैं उनको मुश्किलात हो रही है, तीमारदारों को मुश्किलात हो रही है और यहाँ की जो आबादी है बेशतर आबादी सिक्किम सोरा ही जाती है इलाज मुआवजा के हवाले से। तो हम कोशिश करेंगे हमारे ब्यूरो हेड इशफाक गवर से रब्ता कायम करने की और उनसे ही इस खबर पे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। गवर साहब, शुक्रिया आपका खबरनामे में। मैं जानना चाहूंगा कि जहां कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से भी बातें चल रही है, तीसरी लहर आ सकती है और अगर हमारे पास कोई बड़ा रिसोर्स है, बड़ा अस्पताल है, वो सिक्किम सोरा है, जहां इस तरह की खबरें आ रही है क्या ईसीजी मशीन के लिए पेपर अवेलेबल नहीं है, बीमारों को बाहर से मेडिसिन अद्वियात लानी पड़ती है, ड्रिप सेट लानी पड़ती है, तो क्या कहना चाहेंगे कहां पे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है?
बिल्कुल आपकी बात सही है। एक बड़ा इशू इस वक्त ये बना हुआ है, क्योंकि जहाँ तक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की बात करें तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का एक मेजर रोल बनता है, इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ श्रीनगर को, साउथ कश्मीर को, नॉर्थ कश्मीर बल्कि एंटायर जम्मू कॉन्वेंट के भी कई इलाकों से पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है। और माजी में जिस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन ने अपना काम किया है, जिस ताबनाक अंदाज में उन्होंने अपना किरदार निभाया, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन पिछले 2 महीनों से सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है इस पूरे मामले में। जब से मौजूदा डायरेक्टर जो है श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डॉक्टर JM अहंगर, उनका जब टेन्योर कंप्लीट हुआ तो उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। उस एक्सटेंशन के साथ साथ जो कुछ कंपल्सरी पावर्स उनके पास थे, यानी जो दवाइयां वो खुद खरीद सकते थे, उनको कैप किया गया। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज पर उनको कैप किया गया और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कि परचेज कमेटी है ये। और उसी परचेज कमेटी को यह काम सौंपा गया कि सिक्किम सोरा के अंदर जितनी अद्वियात जरूरत हो वो खरीदेंगी और अस्पताल के अंदर रखेंगी। बावजूद जराया जो हमारे बता रहे हैं, और आज भी मैंने सुबह से ये कंफर्म किया था, जहां तक इस हाई पावर कमेटी की बात करें, जो परचेज कमेटी है, इस परचेज कमेटी ने आज तक भी उतने बड़े पैमाने पर परचेजिंग नहीं की है जितने बड़े पैमाने पर परचेजिंग होनी चाहिए थी। जी, ये है कि ABG टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है। आज के दिन में ABG टेस्ट वहां पर होता नहीं है, और जो इमरजेंसी में पेशेंट है, जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट है, उनका वहाँ हुआ करती थी इंडोर पेशेंट्स की, वो बंद हो गई है। आउटडोर पेशेंट्स की लगभग 70 से 80% कर्टेल कर दिया गया। सबको बाहर से करने की बात है। और इवन की ड्रिप सेट, एक छोटी सी बात है कि ड्रिप सेट लगाना है पेशेंट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ड्रिप सेट लगाना, और ड्रिप सेट भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। और अगर किसी वार्ड में अभी मौजूद है तो वो कोई पुरानी सप्लाई उनके पास है। पिछले 1.5 महीने कोई नई सप्लाई वहां पर नहीं आई है, जिसकी वजह से बीमार अपने तरीके से परेशान है, तीमारदार अपने तरीके से परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की थी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की चूक यहाँ पर साफ नजर आ रही है। इशफाक, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा। इशफाक, मेरी आवाज आ रही है? क्या इशफाक, यही मैं जानना चाहूंगा, जो बार बार दावे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, और खासकर अगर हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें, सरकार इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। इतना बड़ा इदारा है जहां पे ज्यादा लोगों की वाबस्तगी है, और इस इदारे को इस तरह नजरअंदाज करना, क्या आप मानते हैं कि आने वाले दिन में यहां के लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है? सईद रूफ, मुश्किलें खड़ी हो गई है जब आपके लिए ABG और दीगर टेस्ट जो करते हैं, जिनका आप एडमिट करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो परेशानी यहां से शुरू होगी। आज जब मैं आपके साथ बात करूं, आज शाम तक जो हमारी ECG मशीन है और दीगर मशीनें इस तरीके की है, आज शाम तक हमारे पास सिर्फ वहां पर पेपर है जिस पर वो प्रिंट आउट 90% खत्म होगा, 10% उसने क्रिटिकल के लिए रखा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कितनी बड़ी परेशानी जो है वो इस वक्त बन रही है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो फेलियर दिख रहा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली उस हाई पावर कमेटी बनाई गई, और उन्हें आज तक ये फुर्सत नहीं आई कि वो सिक्किम सोरा आए, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को चेक करते और गियर अप करते अपनी मशीनरी को। आज हालात ये है कि आज के दिन अगर एक छोटी सी दवाई भी लानी है या ड्रिप सेट लगाना है, वो भी आपने ड्रिप सेट बाहर से मंगवाना होगा, तब जाकर आप ये जो इनसे वहाँ पर लगता है, बोतल्स लगती है, दवाइयाँ लगती है वेन के अंदर, तब आप लगा सकते हैं। चलिए इशफाक, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो हेड इशफाक गवर बात कर रहे थे, और बात हो रही थी सिक्किम सोरा के हवाले से, जहां पे आपको ड्रिप सेट बाहर से मंगवाना पड़ेगा अपने बीमारों के लिए। आप अस्पताल की हालत देख लीजिए, और जो वहां पे कमेटी बनाई गई थी, परचेजिंग कमेटी, उन्होंने क्यों मना कर दिया है मेडिसिन परचेज करने के लिए, एक बड़ा सवाल है। और खासकर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के दावे जो बार बार कह रही है कि हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, हर एक चीज पे सरकार की नजर है, और हर एक चीज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए भी सरकार बार बार कोशिश
कोशिश कर रही है और बड़े दावे हो रहे हैं। ये हेल्थ का महकमा है जहां पे लोगों की वाबस्तगी है, क्योंकि जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें और कश्मीर वादी की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पे लोग चाहते हैं कि वो इलाज करने के लिए सिक्किम सोरा चले जाए। वहां इस अस्पताल की ये हालत है तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा। तो जिम्मेदारी यहां पे जिनको लेनी है वो जिम्मेदारी से काफी दूर है, जिसकी वजह से लोगों को, बीमारों को मुश्किलात हो रही है सिक्किम सोरा अस्पताल में। नाज़रीन, आप खबरनामा देख रहे हैं और खबरनामा में आप बात करेंगे हम मवेशियों के हवाले से, क्योंकि मवेशियों की बात करें तो फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको कश्मीरी में अस्न्यूर कहा जाता है, यह बीमारी आज यहाँ पे मवेशियों में ज्यादा पाई जा रही है और काफी मवेशी इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और काफी ज्यादा मवेशियों की जो है जान भी इस हवाले से, इस बीमारी की वजह से चली गई है। और इस हवाले से जो महकमा एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, वो क्या कुछ इन मवेशियों की जान बचाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठा रहे हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम डॉक्टर लतीफ से राब्ता कायम करने की, जो इंचार्ज है एनिमल हस्बेंड्री बडगाम के, उनसे ही हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है काफी वक्त से यहाँ पे है, अगर हम बात करें तो क्या कुछ इकदाम इस हवाले से उठाए जा रहे हैं मवेशियों की जान बचाने के हवाले से? बिल्कुल जी, हमारा स्टाफ हर एक जगह पे अवेलेबल है। जहाँ पे भी ये आउटब्रेक इस टाइम हमारा चल रहा है, ये लास्ट 1-1.5 महीने से चल रहा है, और जहाँ पे भी एनिमल्स में हम डिटेक्ट कर रहे हैं वहां पे बिल्कुल हम उस एरिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टीम वहां पे बिल्कुल लगा हुआ है, वैक्सीन वगैरह, दवाइयां वगैरह जो भी हैं, जो मेडिसिन इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे डिपार्टमेंट से आया हुआ है, सारा कुछ हमारा, इसमें हमारी कोई शॉर्टेज नहीं है। बिल्कुल भी हर एक जगह पे हम इस टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, बट इसका स्प्रेड ही ऐसा है थोड़ा बहुत, ये वायरल डिजीज है। थोड़ा हमारी गुजारिश रहेगी आवाम से भी कि थोड़ा जो इन दिनों में, जिन दिनों से ये मतलब ये इन दिनों में जो एफएमडी चल रहा है, इस दौरान प्लीज वो एक काम करें, अपना जो लाइव स्टॉक है, एनिमल्स हैं, वो इनको घरों के अंदर ही थोड़ा रेस्ट्रेन करें। फीडिंग वगैरह अगर घरों के अंदर डॉक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक तो ये रीजंस क्या है क्यों ये बीमारी इन मवेशियों में आ रही है, एक तो ये, दूसरा कि सिम्टम्स क्या कुछ इन जानवरों में फिर पाए जाएंगे? अगर किसी जानवर में ये बीमारी, किसी मवेशी में बीमारी आ जाए तो क्या कुछ सिम्टम्स उसमें आते हैं? रीजंस इसके ये है कि एक वायरल डिजीज है, इसमें 4-5 टाइप्स के वो सेरोटाइप्स होते हैं, जो आज आप देख रहे हैं थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने भी डिटेक्ट किया है कि टेम्परेचर में काफी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो कंडीशंस होते हैं इस वायरस के लिए बहुत ही फिजिबल रहते हैं कि ये इससे थोड़ा फ्लेयर अप हो जाता है। तो उस वजह से ये इस साल में ये बीमारी ज्यादा हमने डिटेक्ट की फील्ड में। तो अब इसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि अगर एनिमल में ये वायरस चला गया तो पहले 1-2 दिन इसका हाई ग्रेड फीवर रहता है, काफी बुखार आ जाता है। बुखार के बाद इसको काफी वो छालियां पड़ जाती हैं, विजिकल्स उनको कहते हैं हम, जंस आ जाते हैं माउथ पे, फीट पे आ जाते हैं। कभी कभार जो इनका वो अडर होता है, वो हम कहेंगे जो थन वगैरह होता है, उसमें भी वो छालियां पड़ जाती हैं। तो लेकिन एक बात है, ये इससे ज्यादा तो जानवर, जो बड़े जानवर होते हैं, उनमें मरने का खतरा काफी कम रहता है। 1 या 2% के आसपास अगर किसी जानवर को ऑलरेडी कोई इतनी अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ओवर प्रॉब्लम, तो इससे उसकी मौत हो सकती है। अदरवाइज ये 1 या 2 हफ्ते में कंप्लीटली, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है तो कंप्लीट ये रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो छोटे जानवर हैं, 2-3 महीने के जो बच्चे हैं, उनका थोड़ा ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा रहती है। नहीं, वायरल डिजीज है तो क्या बड़े जानवरों को भी ये अपनी लपेट में ले रहा है, या खासकर ज्यादा छोटे जानवरों पे जो बच्चे हैं उन्हीं पे असर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल वायरल डिजीज है, ये हर एक बड़े और छोटे में भी आ सकती है, बट सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो ज्यादा, जो खतरा मरने का रहता है, वो छोटे जानवर में रहता है। बड़ों में उतना ज्यादा खतरा नहीं रहता है। बड़ों में बस सिम्टम्स 5, 8, 10 दिन तक रहेंगे और 10 दिन के बाद ही बीमारी फिर से वापस इनमें वो रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है। क्या महकमे ने इस हवाले से टीमें मुकर्रर की है जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है इस हवाले से, या उन मवेशियों का इलाज भी किया जा रहा है? क्योंकि इस हवाले से कहीं ना कहीं लोग शिकायतें भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा से डॉक्टर साहब के साथ राबता कायम करने की, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इशू है और बड़ा मामला है ये लोगों। डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। तो क्या महकमा ने कोई टीमें मुकर्रर की है इस हवाले से? क्योंकि दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें, वहां पे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से कि कैसे उनके माल मवेशियों को बचाया जाए इस बीमारी से।
तो क्या कोई टीमें मुकर्रर हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स ऑलरेडी, जो हमारी डिपार्टमेंट का स्टाफ है, लोअर स्टाफ, हमने हर एक टीम में एक डॉक्टर को, एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। हम डेली बेसिस पे शाम के 4 बजे से पहले हर जगह से रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है और किस एरिया में हमें कल के लिए क्या प्लान बनाना है। और बिल्कुल भी हमने इसके लिए एक प्रोग्राम सेटअप किया है और हर एक जगह पे दूर दराज इलाके में हम वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं। फार्मर्स को ये एजुकेट किया जा रहा है वो इस बीमारी में हमें कैसे मदद करेगी, इस बीमारी का स्प्रेड हम कम करें। तो वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात करें तो क्या इस बीमारी के हवाले से कोई वैक्सीन आया है, मंजराम पे आया है जो इन मवेशियों को दिया जा रहा है? ये जो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बीमारी आज पहली बार इस वैली में नहीं आई, ये काफी समय से ईयरली ये तकरीबन आ ही जाती है और इसका हमारा बिल्कुल एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे हम इसका वैक्सीन दे देते हैं और इस साल भी हमने एज अ रूटीन नवंबर या दिसंबर के महीने में हमने 100% पॉपुलेशन को कवरेज दिया हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको पता है कि वायरस कभी इसका ये कोई म्यूटेशन या वगैरह, इसमें चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें 3-4 टाइप्स के सेरोटाइप्स होते हैं और एक सेरोटाइप दूसरे सेरोटाइप के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो बिल्कुल हमें लगता है, एज ए रिसर्च तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि शायद वायरस में ऐसी कोई चेंज आई है, तो इसीलिए इसी वजह से जो प्रीवियस वैक्सीन है पूरी तरह से हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है इस टाइम। डॉक्टर साहब, लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा लोगों के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए, मवेशियों को बचाने के लिए, इस बीमारी से क्या कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए आपकी तरफ से? बिल्कुल, आज बिल्कुल मैं आपकी इस न्यूज चैनल के वसादत से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये बीमारी है पर्टिकुलरली जो हमारे फार्मर्स हैं, इनके अंदर वो जिनके पास ये जानवर हैं, वो प्लीज एक काम करें, वो अपने आप का भी मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रेन करें, क्योंकि ये वायरस जो है ये उनके थ्रू भी दूसरे एनिमल तक चला जा सकता है। ये कपड़ों पे भी लगता है, ये हाथों पे भी लगता है, ये पैरों पे भी लगता है। बिल्कुल जिस तरह से हम जो रिसेंटली कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा था, उसमें हम प्रोटेक्शंस, हाथ वो साफ करते थे, सैनिटाइजर वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और बिल्कुल भी उनको चाहिए कि एनिमल्स को अपने घरों के अंदर ही महदूद रखें और जिन एरियाज में एफएमडी ऑलरेडी चल रहा है उन एरियाज की तरफ अगर वो कम खुद का भी मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रेन करेंगे तो इससे काफी हद तक हमारे आउटब्रेक कंट्रोल में रह सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जो फीडिंग मवेशी होगा, जैसे गाय की हम बात करें, एक तो जो उसका काब होगा, बच्चा होगा, क्या उसको वो दूध दे, और बाकी जो लोग दूध इस्तेमाल करें, क्या उस दूध से कोई खतरा तो नहीं है? फिर नहीं, अगर उसकी जो ये काफ है, अगर इसकी मदर इस टाइम एफएमडी की आउटब्रेक से अफेक्टेड है तो वो बेटर है ये कि उनका दूध, माँ का दूध उसको नहीं लगेगा, क्योंकि ये वायरस जो है माँ के दूध से भी स्प्रेड आ सकता है, हो सकता है इन्फेक्शन काफ को। तो बेहतर है कि 10-12 दिन इस काफ के लिए अगर किसी हेल्दी एनिमल का दूध अरेंज करेंगे तो वो बेहतर है। तो जो लोग दूध इस्तेमाल करते हैं इस गाय का, वो अगर वो, क्यों ये जो एफएमडी वायरस है ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, ये हीट में बिल्कुल 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय होता है, तो अगर वो प्रॉपरली इसको बॉयल करें तो ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बट आफ्टर प्रॉपर बॉयलिंग। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लतीफ बात कर रहे थे और बात हो रही थी जो फुट एंड माउथ बीमारी के हवाले से, जिस तरह डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर किसी मदर को अभी ये बीमारी है, मतलब गाय को बीमारी हो सकती है जो फीडिंग मवेशी होगा, तो उसके बच्चे को ना दे 10-12 दिन तक, और लोग जो फिर वो दूध इस्तेमाल करें तो उसको प्रॉपरली बॉयल करें, क्योंकि 60-65 डिग्री तक ये जो वायरस है ये खत्म हो जाता है, मगर एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो बीमारी है अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्प्रेड हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस हवाले से शिकायतें करते आ रहे हैं। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। उर्दू खबरनामा में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तारीखी जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के एक हिस्से को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीके मॉडल के तहत हेरिटेज होटल में तब्दील करने की मशक शुरू कर दी है। और ये फैसला अब जो सरकार ने लिया है, इस हवाले से जिस हिस्से को होटल में तब्दील करने का काम शुरू किया गया है उस पर कहीं ना कहीं जो अवामी हल्के हैं उनमें नाराजगी पाई जा रही है। लोग सरकार के इस फैसले को सही नहीं मान रहे हैं और नाराजगी है लोगों में कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, इसके एक हिस्से को होटल में तब्दील नहीं करना चाहिए। इस वजह से लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं।
गवर्नमेंट यहाँ पे खुद कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हमें एक निजी पेपर के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पे एक होटल बनने जा रहा है। हम यहाँ रहते हैं, हमें आगे ही बहुत प्रॉब्लम है। हमारा रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बिना पूछे हम लोगों से इन्होंने हमारा गेट बंद किए हैं। अब ये एक लास्ट रास्ता बचा हुआ, मुझे लगता है ये भी बंद कर देंगे और बहुत परेशानी है। कोई बीमार हो कुछ हो कैसे लेके जाएंगे, इनको समझ नहीं आ रही कुछ भी। अब इसको होटल बनाने जा रहे हैं, पहले हेरिटेज के बना रहे थे, सालों से काम लगा हुआ है और यहाँ पे पूछने मांगने वाला कोई है नहीं है। कबलोर जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो सुनने में आ रहा है कि ये अब हेरिटेज नहीं अब होटल जब बनने जा रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हमारी डोगरा विरासत को ख़त्म कर रहे हैं और कमर्शलाइज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये काम करना, क्योंकि हमारे रास्ते वगैरह सब इन्होंने वैसे बंद कर दिए। जब होटल बन जाएगा वो अपने कमाई देखेंगे, हम लोगों को नहीं देखेंगे, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। होटल नहीं बनना चाहिए। हम लोग सब मोहल्ले वाले, खासकर पक्की टक्की हेरिटेज मोहल्ला जो है ये राजा ने खुद बसाया हुआ है, ये मोहल्ले वाले इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो वो लोग पता नहीं क्या ठेकेदारों को देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो होटल से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ होटल बन रहा है, अदरवाइज चलिए, होटल बनने से लोगों को कोई फायदा नहीं है। जो राजा ने खुद मोहल्ला बसाया वो इस फैसले के खिलाफ है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और सरकार को कह रहे हैं कि इस फैसले की तरफ नजरसानी की जाए। इसके साथ ही आज तक के उर्दू खबरनामे में अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।